ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, भरतपुर से है, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सीजीएसटी के 2 अधिकारी ट्रैप किए गए हैं। 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए 2 अधिकारी ट्रैप हुए हैं। अलवर कमिश्नरेट में नियुक्त अधिकारी भरतपुर की रिको इंडस्ट्रियल एरिया में एक व्यवसायी के पास सीजीएसटी का केस बनाने के लिए पहुंचे थे। व्यवसायी को 9 करोड़ रुपए की रिकवरी निकालने की धमकी देकर 4 लाख बतौर रिश्वत वसूले। आरोपियों के निकलते ही व्यवसायी ने एसीबी को सूचित कर दिया। एसीबी ने बीच रास्ते में ही आरोपियों को धर दबोचा, जिनसे रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई है। दोनों को पकड़कर एसीबी के ऑफिस लाया गया है। एसीबी कार्यालय में ही दोनों घूसखोरों से पूछताछ जारी है। तो यह भरतपुर से बड़ी खबर, जहां पर सीजीएसटी के 2 अधिकारियों को ट्रैप किया गया है। 4 लाख की रिश्वत लेते हुए 2 अधिकारी धर दबोचे हैं एसीबी ने। सीजीएसटी के ये दोनों अधिकारी अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, क्या जानकारी, कैसे एसीबी के हत्थे चढ़े ये दोनों अधिकारी? देखिए, बिल्कुल अभिषेक, एसीबी की भरतपुर की टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है। 4 लाख रुपए की राशि, रिश्वत राशि लेते हुए जो है सीजीएसटी के 2 अधिकारियों को जो है पकड़ा है। ये जो अधिकारी है, रिको इंडस्ट्री एरिया में एक व्यवसायी के पास में 9 करोड़ रुपए की रिकवरी का केस बनाने आए थे और उसको धमकी देकर के उससे जो है उन्होंने 4 लाख रुपए ऐंठ लिए और उसके बाद में वहां से पैसे को लेकर के रवाना हो गए। उसी के बाद जो व्यवसायी था उसने एसीबी को सूचना दे दी कि इस तरह का मामला, जिसके बाद एसीबी की टीम ने जो है उनको रास्ते में ही दोनों अधिकारियों को जो है पकड़ लिया और उनसे 4 लाख रुपए की जो राशि है वो भी बरामद की है। अलवर नंबर की एक गाड़ी है, मारुति की स्विफ्ट डिजायर, उसमें वो सवार होकर के आए थे, जिस पर भारत सरकार लिखा हुआ है। और लगातार उनसे जो है एसीबी कार्यालय में अभी पूछताछ जारी है। एसीबी के अधिकारियों का कहना है कि कुछ देर बाद जो है पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। दोनों अधिकारी जो है वो सीजीएसटी में तैनात हैं और फिलहाल जो है उनसे दोनों से एसीबी कार्यालय में जो है पूछताछ की जा रही है। लेकिन एक ये बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। जिस तरह से लगातार एसीबी को शिकायत मिल रही थी व्यवसायी द्वारा, अब व्यवसायी ने भी वो है जो अधिकारी उनके खिलाफ परिवाद दे दिया है कि लगातार व्यवसायी से जो है रिश्वत की मांग की जा रही थी और उसको जो है केस बनाने की धमकी दी जा रही थी। 9 करोड़ रुपए का उस पर केस बनाने की जो है धमकी दी जा रही थी और दबाव बना करके उससे जो है 4 लाख रुपए की रिश्वत की जो नजर भी आप आगे बना करके रखिए। दीपक, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। उदयपुर से खबर है, जहां पर एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहां भी देखने को मिली है। 22,000 की रिश्वत लेते 3 लोगों को ट्रैप किया गया है। सहायक औषधि नियंत्रक चैतन्य प्रकाश को ट्रैप किया गया है। औषधि नियंत्रण अधिकारी धीरज को भी गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के हत्थे दलाल अंकित भी चढ़ा है। दवाई की दुकान संचालक से रिश्वत की मांग की गई थी। 30,000 रुपए की डिमांड थी। 8,000 रुपए पहले ले लिए गए थे। सेना के जरिए देश की सेवा करने का सपना संजोने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी पहल की गई है। मोदी सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू की है, जिसमें युवाओं को सेना में 4 साल सेवा करने का मौका मिलेगा। साथ ही देश को कुशल कामगार भी मिलेंगे। क्या है यह पूरी योजना, देखिए इस रिपोर्ट में। महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। सेना में 4 साल सेवा का मौका। देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। देश को मिलेंगे कुशल कामगार। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना लॉन्च कर दी। इस योजना के जरिए युवाओं की सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायु सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। इस योजना के लिए पहली भर्ती अगले 90 दिनों के भीतर होगी।
इस योजना के जरिए हर साल 45,000 जवानों की भर्ती होगी। योजना के जरिए युवाओं को 4 साल सेना में सेवा का मौका मिलेगा। 17.5 से 21 साल की उम्र के युवा इस भर्ती में शामिल हो सकेंगे। 4 साल में पहले 6 महीने युवाओं को सेना की बेसिक ट्रेनिंग मिलेगी। इस योजना के जरिए भर्ती हुए जवानों को अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों को हर महीने 30 से 40,000 रुपए का वेतन मिलेगा। वे अस्थायी सैनिकों की तरह अवार्ड, मेडल और इंश्योरेंस के हकदार रहेंगे। 25% अग्निवीरों को सेना में अस्थायी सेवा का मौका भी मिलेगा। 4 साल बाद अग्निवीरों को 11-12 लाख रुपए की कर मुक्त धनराशि एक मुश्त मिलेगी। अग्निवीरों को दूसरे क्षेत्रों में भर्ती के लिए सरकार की मदद भी मिलेगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। अग्निपथ योजना का मकसद केवल सेना में युवाओं को रोजगार का ज्यादा मौका देना नहीं है। इसके जरिए सरकार कई मोर्चों को साधने वाली है। अग्निवीरों के जरिए सेना का सैलरी और पेंशन पर खर्च कम होगा। साथ ही युवाओं का कौशल विकास बेहतर होने से भविष्य में सेवा क्षेत्र में कुशल कामगारों में इजाफा होगा। इसके जरिए सेना की औसत उम्र को भी 32 से 26 साल करने में मदद मिलेगी। अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि अग्निपथ भर्ती योजना एक क्रांतिकारी पहल है जो भारत की यूथ फोर्स को पहचान बनाने में मदद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। राहुल गांधी को लगातार दूसरे दिन ईडी के सवालों का सामना करना पड़ा। राहुल से ईडी की यह पूछताछ नेशनल हेराल्ड मामले में की गई। इस मामले में आगे कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी पूछताछ होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लगातार दूसरे दिन भी ईडी की पूछताछ चली। मंगलवार को कई घंटे की पूछताछ के दौरान राहुल गांधी को लंच के लिए ब्रेक दिया गया। ईडी की इस पूछताछ के विरोध में मंगलवार को भी देश के कई शहरों में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किए और पुलिस के रोकने पर भी धरने पर बैठ गए। इस दौरान कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने केंद्र पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। उसके विरोध में हम शांतिपूर्ण धरना देना चाहते हैं। उसके विरोध में हम शांतिपूर्ण मार्च निकालना चाहते हैं। हमारा राजनीतिक अधिकार है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। हमें उस अधिकार से कैसे वंचित रख सकती है सरकार? क्या ये लोकतंत्र है? और जो लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए है ना, उसके पहले केस बहुत बड़ा रहता था और अब जब वो शामिल हो गए तो सारा केस रफा दफा। तो इसका मतलब ये है कि जितने सेंट्रल एजेंसी हैं उसका दुरुपयोग ये लोग कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के इस विरोध को बीजेपी ने ड्रामा करार दिया है। बीजेपी ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। कि भ्रष्टाचार भी करेंगे और जब भ्रष्टाचार के विषय में पूछताछ होगी, जब भ्रष्टाचार के विषय में कानूनी कार्यवाही होगी तो उस पर ड्रामा भी करेंगे और उसमें सड़क भी रोकेंगे। उसमें कहीं न कहीं कानून से ऊपर अपने आप को मानेंगे। कानून से ऊपर कोई नहीं है, गांधी परिवार भी नहीं है। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो कानूनी प्रक्रिया के तहत जवाबदेही होगी और जांच भी होगी। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ये पूछताछ की गई है। इस मामले में उनकी मां और कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से 23 जून को पूछताछ होगी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मामले में दूसरे कांग्रेस नेताओं के साथ आरोपी हैं। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका देकर
नेशनल हेराल्ड अखबार की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया था, जिसके बाद से मामले की लगातार जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और मिल जाता है तो हमारा जैसे एक आईसीयू बंद पड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि अगर नर्सिंग स्टाफ थोड़ा सा और मिल जाता है तो हम एक आईसीयू और वापस स्टार्ट कर लें। सुना आपने, जयपुर के जयपुरिया अस्पताल में स्टाफ की कितनी कमी है, ये अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल भी मानते हैं। आलम यह है कि हर रोज इस अस्पताल में 2000 से ज्यादा मरीज ओपीडी को अटेंड करते हैं। करीब 400 इंडोर मरीजों की कैपेसिटी भी है, लेकिन अस्पताल क्षमता अनुसार रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। शुरुआत में यह अस्पताल 100 बेड का था, जो अब 400 बेड का हो गया है, लेकिन इस अनुपात में अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ नहीं है, जिसके चलते अस्पताल प्रशासन के साथ साथ मरीजों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बेसिकली नर्सिंग स्टाफ अगर हमें और मिल जाता है तो हमारा जैसे एक आईसीयू बंद पड़ा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि अगर नर्सिंग स्टाफ थोड़ा सा और मिल जाता है तो हम एक आईसीयू और वापस स्टार्ट कर लें। थिएटर की भी, जैसे हमारे पास थिएटर तो है, लेकिन अभी हमारी 4 टेबल तो रेगुलरली चलती है, लेकिन हमारा सोचना यह है कि अगर 5th टेबल भी हमारी अगर कंटिन्यूशन में चल जाती है, स्टाफ हो जाता है, तो हम 5वां टेबल भी चला पाएँ। नर्सिंग स्टाफ का ऐसा टोटा है कि अस्पताल में कुछ वार्ड तो अब तक शुरू नहीं किए जा सके हैं। अस्पताल में मिसमैनेजमेंट का आलम यह है कि यहाँ एक लिफ्ट पिछले 6 सालों से बंद पड़ी हुई है। अस्पताल में स्मार्ट पार्किंग बनकर तैयार है, लेकिन वो भी शुभारंभ का इंतजार कर रही है। मिसमैनेजमेंट पर अधीक्षक डॉक्टर महेश मंगल सब कुछ मैनेज करने की बात कर रहे हैं। अभी कुछ नर्सिंग स्टाफ हमने जैसे हमारे ऑनरेबल वीसी साहब से बात करके वहाँ से आरएचएस से बुलाए हैं, तो वो लोग आ गए हैं। उसके बाद हमने एक नया वार्ड जो टाटा का मैनेज किया हुआ था, उस वार्ड को हमने वापस से स्टार्ट किया है। उसमें 25 की स्ट्रेंथ है 2 वार्ड पे, तो एक मेल और एक फीमेल नया वार्ड स्टार्ट किया। जयपुरिया अस्पताल खुद बीमार है, मिसमैनेजमेंट का मरीज बना हुआ है, प्रॉपर इलाज के इंतजार में है। यही वजह है कि जयपुरिया की बिगड़ी डगरिया के चलते ज्यादातर मरीज एसएमएस की डगर पकड़ लेते हैं। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान। सैनी समाज के आंदोलन का तीसरा दिन, जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन। निश्चित रूप से हाईवे बंद है, लेकिन प्रशासन ने व्यवस्था इसकी पहले से कर रखी है। मैं स्पष्ट कर दूं कि हाईवे बंद है, वहाँ धरना चल रहा है, लेकिन प्रशासन ने दोनों तरफ से, पुलिस प्रशासन ने मिला के व्यवस्था कर रखी है। भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का आज तीसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम करके सैनी समाज के लोग बैठे हुए हैं। प्रशासन की ओर से कई दौर की बातचीत की कोशिशें हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। मैं बड़े विनम्र शब्दों में आपसे माध्यम से सैनी समाज से, कुशवाहा समाज से, जो भी समाज के लोग वहाँ बैठे हैं, उन्हें अपील करना चाहूँगा कि आप आए, पूरा मीडिया यहाँ होगा, निडर होकर आए और वार्ता करें, जिससे कि आम आदमी को राहत मिल सके और आगे आपकी बात पहुँचा सके। और मुझे तो अब ये लगता है कोई लीडर है ही नहीं इनमें, लीडर कोई है ही नहीं। हालांकि जिला प्रशासन उम्मीद जता रहा है कि जल्द ही इन आंदोलनकारियों से बातचीत शुरू हो जाएगी। इस बीच इनसे वार्ता लगातार होगी और अभी जो फिर प्रयास किया, आज भी 2-3 वार्ताओं के राउंड चले। और मुख्य रूप से जो वार्ता अब जो हुई है उसमें दोनों पक्ष जो हैं उसमें सकारात्मकता है और उसमें हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने इस धरने को लेकर के इस पर निर्णय लेंगे। इनकी जो सीमित मांगे थी उसके विषय में सरकार वैसे भी सकारात्मक है। सैनी समाज 12% आरक्षण की मांग को लेकर धरना दे रहा है।
सरकार ने कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह को वार्ताकार नियुक्त किया है। संभागीय आयुक्त ने भी आंदोलनकारियों से वार्ता की कोशिश की, लेकिन आंदोलनकारी सरकारी वार्ताकार से बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए। आंदोलनकारी धरना स्थल पर ही वार्ता की मांग पर अड़े हैं। प्रशासन धरना स्थल पर आकर वार्ता शुरू करे। मुरारी लाल सरकार पर मानसिक रूप से प्रताड़ित ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आईपीएल मीडिया राइट्स नीलामी में वायाकॉम 18 ने बड़ी बाजी मारी है। वायाकॉम 18 को अगले 5 साल के लिए आईपीएल के डिजिटल स्ट्रीमिंग के अधिकार मिले हैं। वायाकॉम 18 ने करीब 20,500 करोड़ रुपए में ये डिजिटल अधिकार हासिल किए। बताया गया है कि साल 2023 से 2027 तक 5 सत्रों के लिए कुल 410 आईपीएल मैचों की डिजिटल स्ट्रीमिंग यानी लैपटॉप और मोबाइल पर आईपीएल मैच का मजा आपको वायाकॉम 18 के जरिए मिलने वाला है। इसके साथ ही वायाकॉम 18 ने नॉन एक्सक्लूसिव अधिकारों का सी पैकेज भी 3,273 करोड़ रुपए में खरीदा है। वायाकॉम 18 ने ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका के लिए टीवी और डिजिटल टू एयर आईपीएल के वैश्विक अधिकार भी हासिल किए हैं। वायाकॉम 18 करीब 6 करोड़ फ्री डिश उपभोक्ताओं को भी आईपीएल का रोमांच पहुंचाने वाला है। आईपीएल के मीडिया राइट्स 48,390 करोड़ रुपए में बिके, जो दुनिया भर में खेलों के लिहाज से दूसरी सबसे बड़ी कीमत है। और चलिए अब देखते हैं